अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। चलो परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट। बस थोड़ी देर रुकते हैं, फिर कोई और ज्वाइन कर लेता है तो फिर आगे से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ना, ठीक है। तो तकरीबन 9:03 से 5 मिनट तक हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर। हाँ जी जी बच्चों, मैंने आवाज़ ना खुद से बंद की हुई है कि वो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेना, बच्चे आ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ना इंशाल्लाह। ठीक है, जानबूझ के मैंने खुद ही आवाज़ अपनी म्यूट की हुई है। हम्म। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन अपना।
ठीक है। और आज बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं, आयरस का टॉपिक है आज हमारा पहला लेक्चर है इसके ऊपर। तो ये बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये रिकॉर्ड हो जाएंगे लेक्चर्स। कोई बच्चा अटेंड नहीं कर सका तो वो उसके पोर्टल पे ये अपलोड कर दिया जाएगा। बट जो पोर्टल है वो आपका अभी एक्टिव नहीं होगा। मतलब ये वैसे शायद हम यूट्यूब पे चढ़ा दें और आपको शेयर कर दें यूट्यूब का लिंक। और जो पोर्टल है आपका वो एक्टिव होगा बाय द नेक्स्ट मंथ, जिसे क्या बाय द जो फोर्थ क्लास होगी ना इंशाल्लाह, तो वो आपकी सारी अपलोड हो जाएंगी पोर्टल्स पे क्लासेस ना। तो आपको लॉगिन पासवर्ड आपका बना दिया जाएगा। आप लोगों के सब ये रिकॉर्ड लेक्चर्स उधर पोर्टल पे डल जाएंगे। आप लोग खुद से सुन सकते हैं, जब चाहे जिस टाइम मर्जी चाहे वो सुन लेंगे आप। तो वो इंशाल्लाह जो फोर्थ क्लास, बिफोर द फोर्थ क्लास आपका पोर्टल एक्टिव कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी शायद ये हम यूट्यूब पे ही लगा दें या फिर देखते हैं इसके लिए ना। खैर, आगे चलते आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयरस है। बेसिकली आयरस होता क्या है उसके लिए जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप सबके सामने FBR की वेबसाइट बच्चों यहाँ पे खोलता हूँ। जैसे मैंने fbr.gov.pk खोला तो मेरे आगे ये स्क्रीन खुल गई है। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना बच्चे? किसी को स्क्रीन में कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? स्क्रीन सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, गुजारिश है कि बच्चों माइक अपने ना माइक जब मैं सवाल करूं तो प्लीज माइक ऑन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ना मुझे आप लोगों की आवाज आ सके और मैं जरा सुन सकूं। क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। तो थोड़ा सा काइंडली जवाब देते रहना, ठीक है? हाँ, वैसे जब जवाब दे दो तो फिर माइक बेशक म्यूट कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, मैंने fbr.gov.pk खोला, ये मेरे आगे ये पेज खुल गया। आप सबके आगे जो भी खोलेगा अपने पास, उस सब के आगे इसी तरह की विंडो खुलेगी जो ये सामने चल रही है। इस विंडो में सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं सबसे बॉटम पे जा रहा हूँ बच्चों। इस बॉटम पे यहाँ पर आ रहा है ऑर्डिनेंस। मैं इस ऑर्डिनेंस पे क्लिक, ऑर्डिनेंस, एक्ट्स और रूल्स, मतलब ये सबसे बॉटम पे ये चीज आ रही है। यहाँ पे लीगल रिसोर्सेज एंड पब्लिकेशंस। यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे करूँ, एक्ट्स पे करूँ या रूल्स पे करूँ, एक ही पेज खुलना है। लेट्स से कि मैं एक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे आगे ये पेज खुल गया। ये एक न्यू पेज है बटे बच्चों। ये इस पेज पे तमाम कवानीन, FBR के जितने भी कवानीन हैं वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है। जितने भी कवानीन हैं वो यहाँ पर हमारे आगे अवेलेबल हैं। अब मैं बारी बारी इनको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, हमारा जो सेशन होगा प्राइमरीली वो स्टार्ट होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, तो मेरे आगे ये पेज खुल गया। अब यहाँ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30/6/2023, मतलब जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट आया था, जो लेटेस्ट बजट आया था, जो आया था 30 जून को, बजट आया था 30 जून 2023 में बजट आया था। तो वो जो बजट आया था उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट आई थी कवानीन में, हमारे ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आई थी, तो वो अपडेटेड अपडेटेड कानून ये पड़ा है टॉप पे। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो बच्चों मेरे आगे नई विंडो खुलती है और ये ऑर्डिनेंस डाउनलोड होना शुरू हो जाता है मेरे आगे। अब नेट शायद मेरा स्लो हो तो इसके लिए माजरत, मेरे ख्याल से ओवरऑल सबका ही स्लो है। तो अब ये बच्चों मेरे आगे ऑर्डिनेंस डाउनलोड होना शुरू हो गया है और ये मेरे आगे ऑर्डिनेंस खुल गया। तो बेसिकली मैं अगर ऑर्डिनेंस मैंने लेटेस्ट डाउनलोड करना है बच्चों, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जाके एक्ट्स पे क्लिक करके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये पेज खुलता है। इस पेज पे सबसे टॉप वाला कानून है, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड अप टू 30 जून 2023 तक का अपडेट यहाँ पर सारी अपडेटेड पड़ा है। मैं आपको जो क्लास पढ़ाऊंगा, जो मैं जितनी भी क्लासेस है वो इनकम टैक्स से रेलेवेंट अगर कोई बात होगी तो मैं काफी हद तक इस इनकम टैक्स 2001 को ही रेफर करूंगा। ज्यादातर मेरे जो डिस्कशन होगी इधर से ही होगी। तो खैर इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर मैं यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ बच्चों, सॉरी।
एक मिनट, मेरे एफबीआई का मेन पेज खोला है, खोल रहा है। बच्चों मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे बॉटम पे आके मैं एक्ट्स पे क्लिक किया था तो वो पेज खुला था। अब मैं नीचे ऑर्डिनेंस पे क्लिक करता हूँ तो सेम पेज खुलता है। अगर मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक करूंगा सेम पेज खुलेगा, इसी तरह अगर मैं रूल्स पे क्लिक करूंगा तो पेज वो ही खुलना है। तो ये क्योंकि एक्ट्स, यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस और रूल्स एक ही पेज पे अवेलेबल है। तो जितने भी हमारे फिस्कल स्टैचूज काफी हद तक यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि कस्टम एक्ट आ गया, सेल्स टैक्स एक्ट आ गया, फेडरल एक्साइज एक्ट आ गया, टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023, टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट आ गया, बेनामी एक्ट आ गया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये काफी एक्ट्स आ गए हैं। इसी तरह ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज मतलब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का ऑर्डिनेंस है, टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह इनकम टैक्स रूल्स, कस्टम रूल्स, सेल्स टैक्स रूल्स, फिर एक्साइज रूल्स, तो जितने भी रूल्स हैं जो इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करते हैं, इस ऑर्डिनेंस के अमल कैसे करना है वो बताया करते हैं, तो वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। मैं किसी पे भी लेट से इनकम टैक्स रूल्स पे क्लिक करता हूँ बच्चों, उसी तरह खुल जाएगा। ये अमेंडेड अप टू 24/11/2023 है, तो लेटेस्ट यहाँ पे पड़ा है। मैं इस लेटेस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे आगे ये इनकम टैक्स रूल्स भी डाउनलोड होने शुरू हो गए। तो ये एक्ट और ये ऑर्डिनेंस और ये रूल्स, ये बच्चों आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड रखने हैं। जो लैपटॉप यूज करेगा वो लैपटॉप पे रखे, जो मोबाइल यूज करेगा वो मोबाइल पे रखे, रखे लाजमी, क्योंकि हमने पढ़ना इसमें से है। तो हमारे पास ये कवानीन एटलीस्ट अवेलेबल तो हो, हमारे पास ये अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं है ये चीजें, तो फिर हमने मतलब पढ़ कैसे सकेंगे? तो ये चीजें हमने अपने पास इनको प्रॉपरली रखना है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड करने का एलिमेंट किसी को समझ नहीं आया तो बच्चे बताओ। अच्छा। नहीं सर, फाइन। ओके फाइन। अच्छा, चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्या ना, अब आगे आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मजीद इस वेबसाइट को थ्रेश आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप लोग ना रिप्लाई करते रहा करो, ठीक है ना? थैंक यू, ऐसा रिप्लाई करते रहना, और जिसने बोला है थैंक यू यार। ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स, मैं बकिया को बंद कर देता हूँ, ये अभी मेरे काम की नहीं है, फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स के नीचे आ रहा है एसआरओ नोटिफिकेशंस। एसआरओ से बनते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर और या नोटिफिकेशंस। तो इसका मतलब ये है कि एसआरओ होता क्या है? अगर एसआरओ होता क्या है, वो सिंपल सी बात है। एसआरओ ये होता है कि अगर कोई एफबीआर ने कोई कानून में तरमीम करनी है इमीडिएट, कोई कानून में तरमीम करनी है, इमीडिएट तरमीम करनी है, और उसके लिए नया फाइनेंस एक्ट लाया नहीं जा सकता। एक्ट क्या होगा कि जो पार्लियामेंट पास करेगी। अब पार्लियामेंट नहीं पास कर सकती उसको, पार्लियामेंट है मतलब सेशन में है या नहीं है, हर काम के लिए तो बजट नहीं आया करता। तो बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत तरमीम के लिए, कोई छोटा सा कानून में अमेंडमेंट के लिए कोई नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी, आप में से किसी को याद हो कि ना याद हो, तो एक चीज जैसे कि पिछले साल लास्ट ईयर आई गेस जनवरी 2023 में सेल्स टैक्स का रेट था 17%। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा दिया, और रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया फ्रॉम 17 to 18% कर दिया। तो जो 18% गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया, जो 18% टैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, वो जो टैक्स है बच्चों वो रेट ऑफ टैक्स आया थ्रू एसआरओ। तो एसआरओ कानून में कोई तरमीम के लिए, कानून में रेट ऑफ टैक्स हाई करने के लिए या रेट ऑफ टैक्स कम करने के लिए, दोनों सूरतों में एसआरओ इशू किया जा सकता है। बोर्ड भी इशू कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट इंचार्ज जो होती है, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो भी इशू कर सकता है। तो ये चीजें एसआरओ के तहत कोई कानून में तरमीम करनी हो तो की जा सकती है। मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। इसके नीचे आ रहा है बच्चों सर्कुलर्स।
ऑर्डर्स और सर्कुलर्स, ये जो ऑर्डर्स और सर्कुलर्स हैं बच्चों, ये ऑर्डर्स और सर्कुलर्स ये एप्लीकेबल होते हैं ओनली ऑन द ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर। मतलब जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये ऑर्डर्स और सर्कुलर एप्लीकेबल हुआ करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि एफबीआर ने, एफबीआर के ऑफिसर्स ने किसी के साथ ऑडिट, किसी क्लाइंट, किसी टैक्स पेयर का ऑडिट करना है, तो ऑडिट किस तरह से करना है, ऑडिट के क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं, तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स और सर्कुलर्स में इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। मतलब वैसे तो इनकम टैक्स रूल्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन बाज चीजें नहीं बताई जाती जा सकती इस कानून में, तो उसके लिए ऑर्डर्स और सर्कुलर्स इशू कर दिए जाते हैं। अब हम एसआरओ को भी देख लेते हैं और ऑर्डर सर्कुलर्स को भी देख लेते हैं। जैसे एसआरओ पे मैंने बच्चों क्लिक किया यहाँ पे, तो मेरे आगे इनलैंड रेवेन्यू के, मतलब इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, और सेल्स टैक्स के मतलब जो ग्रुप वाइज इन्होंने किया हुआ है कि किस किस सेक्शन के हिसाब से, और फेडरल एक्साइज के, ये सारे मेरे आगे एसआरओज आ गए हैं। जैसे कि मैं इनकम टैक्स के आपके सामने खोलता हूँ। अब ये जो एसआरओज आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे इनकम टैक्स के हैं। ये डेट वाइज होते हैं कि किस डेट को कौन कौन सा आया, और इसके एसआरओ नंबर भी लगे होते हैं। तो ये बहुत अहम होते हैं इस हिसाब से। तो खैर, ये जितने भी एसआरओ हैं, इसमें कोई कानून में तरमीम की गई है, कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंज की गई है, चाहे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा था, चाहे रेट ऑफ टैक्स कम किया है, चाहे कोई सेक्शन को डिलीट किया है, कोई चाहे कोई सब सेक्शन को ऐड किया है, चाहे कोई सेक्शन में कॉमा को ऐड किया है, चाहे फुल स्टॉप को ऐड किया है, तो एसआरओ आ सकता है। वो बजट में, जरूरी नहीं कि बजट आए। तो इस सेंस में अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के लिए आसान होता है एसआरओ के तहत कानून में तरमीम करना, लेकिन एसआरओ की जो मियाद होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो कम होती है। जब भी एसआरओ इशू होता है, तो अगले बजट से पहले पहले इस एसआरओ ने पार्लियामेंट में पेश होना है। मतलब इस एसआरओ को पार्लियामेंट में एफबीआर पेश करेगा। अगर पार्लियामेंट इसको रेटिफाई करती है, एक्सेप्ट करती है, तो ये एसआरओ कानून का हिस्सा बन जाएगा, एसआरओ खत्म हो जाएगा और कानून में तरमीम आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट चाहे कि इस एसआरओ को उसने नहीं लेके चलना आगे, तो गवर्नमेंट इस एसआरओ को वो कर सकती है, क्या कहते हैं, रिसीड भी कर सकती है, जिसे कहते हैं डिलीट कर सकती है। तो वो गवर्नमेंट के पास, जो पार्लियामेंट होती है, उसके पास ऑप्शन होती है कि इस तरह के एसआरओ को आगे लेके चलना है कि नहीं चलना। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि एसआरओ के तहत गवर्नमेंट ने आगे से ये पेश करना होता है टू द पार्लियामेंट, ताकि वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड किया करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप सबके सामने कोई भी एसआरओ खोल लेता हूँ, जैसे कि ये 2023 की मैनुअल रिटर्न फॉर द टैक्स 2023 खुला हुआ है, देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो ये एसआरओ है, जो भी है एसआरओ 745 आया। अब सिंपल से इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग ड्राफ्ट ऑफ सर्टेन फर्दर अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स रूल्स विच द फेडरल बोर्ड रेवेन्यू प्रोपोजेस टू मेक इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वगैरह वगैरह, जो भी सेक्शन में दी गई है, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल पर्पसेस लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय। अब ये उन्होंने ना एक फॉर्म दे दिया, इन द फोर्थ रूल इन द सेकंड आफ्टर फॉलोइंग न्यू पार्ट दिस शैल बी एडिड। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो मैनुअल रिटर्न है, ये ऐड कर दिया गया है इस एसआरओ के तहत। तो जो मैनुअल पेपर रिटर्न होती है, जो किसी किसी को कमिश्नर इजाजत देता है, उसके लिए ये जो एसआरओ है वो आया, और इसने कहा, ये लिख दिया, दिस नोटिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द टैक्स 2023। मतलब सिर्फ टैक्स है 2023 के लिए। अगर 2024 के लिए भी मैनुअल रिटर्न होगी, तो वो भी थ्रू एसआरओ आ सकती है। तो हम लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ कंपनीज, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग जो कि ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए पेपर रिटर्न आया करती है। तो जो पेपर रिटर्न है वो इस तरीके से सबके सामने होती है। यहां तक एसआरओ के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे बताओ। एसआरओ क्लियर हो गया आप सबको बच्चों? ये सर क्लियर है। तो ठीक है बच्चों। जी सर। तो अब चलते हैं जरा सर्कुलर्स की तरफ। ऑर्डर्स और सर्कुलर्स।
अब ये इसमें जब मैंने ऑर्डर्स और सर्कुलर्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो ये डिफरेंट तरह के सर्कुलर्स, इनकम टैक्स के सर्कुलर्स, जुरिस्डिक्शन ऑर्डर्स आ गया, जुरिस्डिक्शन ऑर्डर, वेल्थ टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, एफईडी के सर्कुलर्स, सेल्स टैक्स के सर्कुलर्स सारे हमारे पास है। मैंने ये बताया कि ये गाइडेंस होती है या ये डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है टू द ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर, कि उन्होंने इन सर्कुलर्स को फॉलो करते हुए ये काम करने हैं। तो ये काम सारे के सारे एफबीआर की गाइडेंस के लिए सर्कुलर्स इशू होते हैं, या उनको बताया था कि ये काम आपने करना है, ये काम किसने करना है। लेट्स से कि मैं आप सबके सामने जुरिस्डिक्शन ऑर्डर इनकम टैक्स खोल लेता हूँ। जैसे जुरिस्डिक्शन ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया बच्चों, डिफरेंट तरह के जुरिस्डिक्शन ऑर्डर्स मेरे आगे खुल गए। मैं कोई भी सेकंड पेज पे जाके कोई भी 57 एक था इनका, वो खोल लेता हूँ। हाँ, बात को खोलता हूँ जी। अब जैसे ये बच्चों मैंने आप सबके सामने जुरिस्डिक्शन ऑर्डर खोला है। अब इसमें इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन बताई गई है कि कमिश्नर इनलैंड सीआईआर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जोन 1 एलटीयू लाहौर। चलो लेट्स से लाहौर की बात है। लाहौर की अगर ऑडिट, और इसका आगे कौन सा है, उसको रीडिजाइन किया गया कैसे, कि उसको पावर दी गई है ऑडिट 1 का कह दिया है। और उसको क्या कहा गया है कि उसने क्या करना है, इनकम टैक्स का ऑडिट करना है। इसी तरह सेल्स टैक्स की भी उसने बता दी है। और इसमें कहता क्या है, थोड़ा सा जरा ये पढ़ते हैं। persons and cases as mentioned in table B, which is the part and parcel of this order। मतलब टेबल बी जो आ रहा है इसी एसआरओ के नीचे, उसमें जितने भी बंदे हैं वो उसका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट 1 वाला ही ऑडिट करेगा। अब नीचे थोड़ा सा मैं जरा नीचे जाता हूँ, यहां पर आ गया है कमिश्नर ऑडिट, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट 2। ये कहता है पर्सन एंड केसेस एज मेंशन्ड इन टेबल सी। ऊपर ए और बी था, यहाँ पर टेबल सी आ गया। तो मतलब उन्होंने बंदों को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा इन बंदों का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट 1 ऑडिट करेगा, या उसकी असेसमेंट करेगा, या जो काम उसको मुख्तस किए गए हैं, और दूसरे का दूसरा वाला करेगा। अब जो टेबल ए और बी वाले लोग आ रहे हैं, जो नीचे में दिखाता हूं आपको, उसका ऑडिट 2 वाला कमिश्नर, ऑडिट 2 वाला कभी भी ऑडिट का नोटिस इशू नहीं कर सकता। अगर ये ऑडिट का नोटिस इशू करेगा तो ये जो नोटिस है ये इलीगल नोटिस तस्वर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून, क्योंकि सर्कुलर आ गया है जिसमें उन्होंने ऑफिसर को बताया कि आपने ये काम ऐसे करना है। अगर वैसे काम नहीं करता कमिश्नर, तो मीन्स कि कमिश्नर गलत कर रहा है। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर्स मैंने एक जस्ट बेसिक से दिखाया है आपको। इसके अलावा मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, ये इनकम टैक्स सर्कुलर्स है। अब जैसे कि आपको याद हो कि रिटर्न की एक्सटेंशन आई थी, तो वो रिटर्न की एक्सटेंशन जो है वो सर्कुलर्स के थ्रू आई थी। तो ये यहाँ पे लिख दिया है, ये सितंबर 30 को, के जो रिटर्न की एक्सटेंशन है वो अक्टूबर 31 तक एक्सटेंशन कर दी गई है। ये सिंपल से एक्सटेंशन का नोटिस आया हुआ है। तो जो भी रिटर्न है, वरना हमारी रिटर्न की डेट थी 30 सितंबर 2023, अब वो एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर तक चली गई थी, तो उसका सर्कुलर आ गया था। तो अगर सर्कुलर नहीं आता तो ये जो डेट है एक्सटेंड ही ना होती। तो मीन्स के हमने एक्सटेंशन का जो सर्कुलर है वो देखना है बच्चों। सिर्फ 1 मिनट मुझे देना, सिर्फ 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट देना जरा।
और बच्चे मैं थोड़ा देर के लिए 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज किया था, इसलिए मेरी वीडियो बंद होगी होगी। सॉरी बच्चे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा इसको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। किसी को सर्कुलर्स में कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई सर्कुलर्स में कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो एनीवन, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो बच्चे पूछो सर्कुलर्स की हद तक। क्लियर हो गया सबको सर्कुलर बच्चों? वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी सर्कुलर्स, जो भी आएंगे ना सर्कुलर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी सही। तो अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा बच्चों यहाँ पर ना ये एक टिकर चल रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, सीकिंग फेवर्स एंड फैसिलिटेशन फ्रॉम फॉरेन मिशंस, विड्रॉल वगैरह, जो भी ये ऊपर टिकर चल रहा है, ठीक है? ये जितने भी है ये न्यूज होती हैं। ये एफबीआर ने क्या काम किया है, किस तरह कर रहा है एफबीआर काम, तो ये सारी न्यूज हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये सारी यहाँ पर भी आ रही होती है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि बच्चों जो रिटर्न हमारी एक्सटेंशन हुआ करती है, इनकम टैक्स रिटर्न की, सेल्स टैक्स रिटर्न की जो एक्सटेंशन हुआ करती है, जब तक एफबीआर के पोर्टल पे नहीं आती, इस पोर्टल पे कोई सर्कुलर नहीं आता या कुछ भी नहीं आता, तब तक एक्सटेंशन तसव्वुर नहीं करनी। अगर यहां पर आ गई तो ही एक्सटेंशन होगी, अदरवाइज आप गलती करोगे। अगर क्योंकि आपको पता होता है कि आपके काफी दोस्त जो होते हैं वो ग्रुप्स में नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, नोटिफिकेशन भेज देते हैं जो कि फेक नोटिफिकेशन होते हैं। तो ये हमने देख के करना होता है। तो जब तक एफबीआर की वेबसाइट पर एक्सटेंशन की इंफॉर्मेशन नहीं आती, तब तक आपने उसको एक्सटेंशन तस्वर नहीं करना, नोटिफिकेशन को इग्नोर रखना है। तो जो सर्कुलर्स आएगा, तो खैर ये आपने जेहन में रखना है। अब थोड़ा सा मैं जरा आगे चलता हूँ कि बच्चों ये मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ। ये आपका जो हमारा, याद रखो कि 75% ऑफ द इनकम टैक्स इश्यूज वो इसी वेबसाइट पे है, वो इसी वेबसाइट पर ही हैल होने हैं। जितने भी आपके मतलब टोटल कामों के, टोटल टैक्स के मामलात का 75% वो इसी वेबसाइट पे हल हो जाएगा। इसी वेबसाइट पर ही हमने काम करना है। तो हमने इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा जिसे कह लो कि आपकी नजर में ये मैं गुजारना चाह रहा था, इसलिए आईआरएस का एक पोर्टल, आईआरएस के हमने 2 क्लासेस थोड़ा सा सेपरेट रखी हुई है, ताकि आप लोगों को ये चीजें फेमिलराइज कर लें अपने आप को। इससे आगे काफी कुछ पढ़ना है वैसे। तो अभी जरा अभी यहाँ पर बच्चों ये देखो कि यहाँ पर इनकम टैक्स के आगे, ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे इनकम टैक्स के आगे आईआरएस लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यही चीज हमने स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो अभी मतलब मेन हमारा टॉपिक ही ये है, तो इसको जरा स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आईआरएस को क्लिक किया, एक मिनट रुको। तो मैं थोड़ा सा अच्छा, जैसे मैंने आईआरएस पे क्लिक किया, मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सबके आगे यही स्क्रीन खुलेगी। चाहे कंपनी होगी, चाहे एओपी होगी, चाहे पार्टनरशिप, कोई और पार्टनरशिप होगी, चाहे सिंगल मेंबर कंपनी होगी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड होगी, चाहे पब्लिक लिमिटेड होगी, चाहे जो मर्जी बंदा होगा, उन सब के आगे यही पेज खुलना है, कोई और पेज नहीं खुलना। तो जो भी जब भी आईआरएस पे क्लिक करोगे ये पेज खोलना है। अब चलते हैं, मैं इसको क्रॉस करना है बच्चों। अब ये जो राइट साइड पे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये अब मेन चीज है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो और यहाँ पे पासवर्ड लिखो, लॉगिन कर लो। लेकिन अगर आप न्यू यूजर है, अगर आप न्यू यूजर है, आपने कभी यूज नहीं की, आपने कभी लॉगिन नहीं बनाया, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। कि फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि आपके पास कोई बंदा आता है और वो बंदा आपने उसकी न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। वो लोग आएंगे और लोग कहेंगे कि भाई हमने आज ही आज फाइलर बनना है, हमने आज ही आज रजिस्टर होना है और फाइलर बन जाना है आज। तो इस तरह के काफी दफा आपको लोग मिलेंगे, आपको काफी इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। तो उधर से हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी इस तरह का बंदा आएगा, तो आप यहाँ पर बच्चों में न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आई होप आप सबको। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके आगे ये विंडो खुल जाएगी। जैसे ये विंडो खुलेगी तो ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म को हम सेक्शन 181 का फॉर्म भी कहते हैं। सेक्शन 181 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये वो वाला फॉर्म है।
तो खैर इसमें ये देखो बच्चों, जहां पर ये स्टेरिक बना हुआ है, जहां जहां स्टेरिक बना हुआ है, स्टार बना हुआ है रेड कलर का, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि नजर आए आप लोगों को। जहां जहां ये स्टार बना हुआ है, यहाँ यहाँ आपने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। अब मैं यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ आप लोग सबके सामने। अच्छा, इस हद तक मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन डाली, मैंने आईडी कार्ड नंबर डाला, प्रीफिक्स डाला, मिस्टर, यानी कि आगे मैंने फर्स्ट नेम डाला, शरियार नाम डाला, आगे खान डाल दिया, लास्ट नेम में मिडिल नेम की जगह क्योंकि स्टार नहीं बना हुआ मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने करंट सर्विस प्रोवाइडर मेरा मोबिलिंक है, जिस नंबर पे आप जो आपका नेटवर्क है आपने वो लिखना है। अगर मोबिलिंक कन्वर्टेड टू यूफोन है तो यूफोन लिख दो, अगर मोबिलिंक कन्वर्टेड टू जोंग है तो जोंग लिख दो, जोंग कन्वर्टेड टू मोबिलिंक है तो मोबिलिंक लिख दो, जो भी है आपका करंट नेटवर्क आपने वो लिखना है। खैर मोबिलिंक मैंने लिख दिया, आगे मोबाइल नंबर मैंने डाला, ये स्टार्ट करना है 0092 से। क्या हम एक शिनाख्ती कार्ड पे दो लॉगिन बना सकते हैं? नहीं बच्चे, सैफुल्ला बच्चे, एक शिनाख्ती कार्ड पर एक लॉगिन, एक शिनाख्ती कार्ड पे दो लॉगिन नहीं बन सकते। हाँ, अगर दो बंदे हैं जो कि दोनों के दोनों वो हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो उनका आपस में बन सकता है, वो सेम स्पाउस का जो लॉगिन होता है वो आपके लॉगिन से स्पाउस का भी लॉगिन हो जाता है। खैर वो सिंपल सी बात है उसका, लेकिन आईडी कार्ड मुख्तलिफ होगा। एक लॉगिन पे, एक आईडी कार्ड पे एक ही लॉगिन बनेगा, दूसरा लॉगिन नहीं बनेगा। और ये बच्चों ये ऐसे नहीं है कि आप इसको सिंपल समझो, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, और ये पूरी लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। ठीक है, तो इसको इजी नहीं लेना, ये है टेक्निकली। अच्छा, सेल नंबर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया बच्चों, आगे कंफर्म सेल नंबर वही दोबारा नंबर डाल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन योर सीएनएसी। अगर एक आईडी कार्ड, एक मोबाइल नंबर जो है वो एफबीआर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेट्स से कि एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफबीआर के साथ, तो अगर एक मोबाइल नंबर एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो वो मोबाइल नंबर दोबारा यूज नहीं हो सकता एफबीआई के अकाउंट्स में। एफबीआई के अकाउंट्स में मोबाइल नंबर दूसरा ही यूज होना है। कभी भी एक मोबाइल पे दो अकाउंट्स, मतलब एक आईडी कार्ड पे दो लॉगिन नहीं बन सकते, एक मोबाइल नंबर पे भी दो नहीं बन सकते। किसी किसी केस में किसी किसी ने बना लिया तो वो खुशकिस्मत है, ओवरऑल वैसे नहीं बना करते। अच्छा, यहाँ पे आगे ईमेल दो दफा मैंने टाइप कर दी, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन डाली। अब चलते हैं आगे एड्रेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बच्चों जो भी आपका घर का एड्रेस है या ऑफिशियल एड्रेस देना चाहते हो वो लिख लो, जैसे कि मैंने रेजिडेंशियल घर का लिख लिया है, हाउस लिख लिया बच्चे यहाँ पे, बदले लिख लिए जी। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ये मैंने जस्ट बेसिक एड्रेस डाला है, जो भी एड्रेस मैंने वैसे ही डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सिटी। अब आ गई सिटी की ऑप्शन। अब मैं सिटी की ऑप्शन में जैसे मैं सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं कोई भी सिटी यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मेरा जहाँ पे घर है जैसे इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद मैंने सर्च किया, इसको मैं सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गई हैं, इस्लामाबाद रूरल, अर्बन या इस्लामाबाद। तो मैं, अगर मुझे पता नहीं है कि मैं इस्लामाबाद के किसी इलाके में रहता हूँ, तो जस्ट इस्लामाबाद पे क्लिक कर दो, दैट्स फेयर इनफ, कोई मसला नहीं, एफबीआर को कोई भी कोई मसला नहीं। आपने यही तरीका अडॉप्ट करो, ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कराची कर लेता हूँ, जैसे मैंने कराची पे सर्च किया तो यहाँ पर काफी एरियाज उसने दे दिए। अब यहाँ पर कराची वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, कराची ईस्ट, से सारी ऑप्शंस भी दे दी।
तो जिस एरिया में रहते हो अगर वो टाउन यहां पर नहीं आ रहा, जिस एरिया में रहते हो अगर टाउन यहां पर नहीं आ रहा, तो बच्चों जो भी कराची वेस्ट बनता है, साउथ बनता है, सेंट्रल बनता है, ईस्ट बनता है, सिलेक्ट कर लो, आपका वो समझा जाएगा। लेट्स से यहां पर मैं लाहौर करता हूं आप सबके सामने। जैसे मैंने लाहौर को करके सर्च किया बच्चों, तो इसमें भी काफी टाउन्स दे दिए और एंड पर लाहौर सिंपल भी दे दिया, तो मैं लाहौर पे क्लिक करूंगा। ये भी फेयर इनफ, कोई मसला ही नहीं, ये आपने देना है। अब अगली बात सबसे ज्यादा है बच्चों, एड्रेस प्रॉपर देना है। जो पूरा एड्रेस है सही देना है। आपके पास लोग आएंगे जो गलत एड्रेस देंगे, वो यहां पर जो एरिया है, जैसे मेजरमेंट यूनिट हमने लिखी, वो एरिया बताएंगे 5 मरले, 2 मरले, 3 मरले, 50 मरले, मैं कम कम बताएंगे। या याद रखो एक चीज, आपने क्लाइंट्स को बतानी है कि ये जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है, इसकी बेसिस पे एफबीआर कभी भी नोटिस नहीं करता। लेकिन मतलब यहाँ पे जितना भी आपने एरिया लिख दिया, ये जस्ट रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए है, कोई स्पेशल इसमें नहीं है। आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एड्रेस बता रहे हो, ताकि कल को एफबीआर का कोई नोटिस आता है, वो जो नोटिस है बच्चों, वो नोटिस आपके आगे प्रॉपरली, मतलब जिसे कह लो कि आपके घर तक पहुंचे। अगर आपके नोटिस घर पे नहीं आएगा, आप गलत एड्रेस दोगे, एफबीआर नोटिस भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, मतलब लोग ईमेल भी गलत लिखवाते हैं। ईमेल वो लिखवाते हैं जो पहली दफा बनाई हो, कभी दूसरी दफा वो कभी यूज भी नहीं करते, तो ईमेल भूल जाओगे, लॉगिन पासवर्ड भूल जाओगे। तो ये जो चीजें हरकतें होती हैं प्रॉपर करनी होती है, क्योंकि कल को जब नोटिस आएंगे, ईमेल्स आएंगी, आप लोग अवेलेबल नहीं होगे, आप लोगों ने गलत जगह पे एड्रेस जा रहा है, तो फिर आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाएगा, और ऑर्डर की बेसिस पे रिकवरी भी हो सकती है। तो जब रिकवरी हो गई, तो फिर आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाती है। मींस आपके पास, मतलब ये जो सिंपल सी बात है कि अगर रिकवरी हो गई, आप अपील करने जाओगे, आपके अकाउंट से पैसे निकले होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। तो इसीलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है, ताकि एफबीआई कोई भी नोटिस करता है, आप उसको चैलेंज कर सको, आप उसके खिलाफ अपील में जा सको। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं। अच्छा, यहां पर आगे अगला एलिमेंट आ रहा है कैपेसिटी। अगर आप घर रेंट पे रह रहे हो, तो यहां पर बेनामी लेसी टेनेंट फ्रेंचाइजी ऑक्यूपेंट लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगर आप घर के मालिक हो, ओनर लिख दो। अगर घर वालिद साहब का है, तब भी ओनर लिख दो, कोई मसला ही नहीं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। यहाँ पे आगे शेयर आ रहा है, अगर आप शेयर 1 लिखते हो तो भी कोई मसला नहीं, शेयर 100% लिखते हो तो भी कोई मसला नहीं। मतलब अगर आप रेंट पे रह रहे हो, ऊपर नीचे 2 पोर्शन है, तो आप यहाँ पे 50 लिख दो। तो जस्ट 50, सॉरी 150 नहीं, 50, 1 से लेके 100 तक लिखते हैं। 1 से लेके 100 तक, मतलब 101 भी नहीं लिख सकते, और 0 भी नहीं लिख सकते। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है। खैर, आगे कैप्चा आ रहा है बच्चों, ये आगे UZUJZH। अच्छा, जब मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, मैं इसको सबमिट करूंगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा, मेरे आगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ एफबीआर में। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो आप में से रजिस्टर्ड नहीं है, या जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके लिए यहां पर नीचे करके दो दो फील्ड्स खुल जाएंगी, 2 कॉलम्स खुल जाएंगे। वहां पर आएगा, एक ईमेल पे कोड आया है आपको, जो ईमेल आपने ये दी हुई है, इस ईमेल पर एक कोड गया, और इस मोबाइल पर एक कोड गया। ये दोनों कोड्स आपके ईमेल और मोबाइल पे गए होंगे। और दोनों कोड्स मुख्तलिफ होंगे। जो मोबाइल पर कोड आएगा वो डिफरेंट होगा, जो ईमेल पर कोड आएगा वो भी डिफरेंट होगा। ये दोनों पे जो कोड आएगा, दोनों मुख्तलिफ होंगे। हमने जो नीचे फील्ड्स खुलेगी, मोबाइल की जगह पे मोबाइल का कोड, और ईमेल की जगह पे ईमेल का कोड जब डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो हमें दोबारा से ईमेल पर और मोबाइल पर, ईमेल पर मेल आ जाएगी और मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, और वो जो ईमेल पे मोबाइल पे वो जो दोबारा से दूसरी दफा आएगा, वो आपका लॉगिन पासवर्ड और पिन आ जाएगा। मींस
कि आप एफबीआर में रजिस्टर हो गए हो। तो जब इस तरह एक्सरसाइज करोगे तो ये आपकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। 181 का फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब आप रजिस्टर लॉग इन कर सकते हो यूजिंग द सेकंड जो ईमेल आई है, ये सेकंड मैसेज आया है, उसकी बेसिस पे। याद रखो कि ये जो ईमेल पर मैसेज आया है और जो ये लॉगिन पासवर्ड आया है, ये सेव रखना है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट रखता है। आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये इजी चीज नहीं होती। जी बच्चे, अकीसा बच्चे क्वेश्चन पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि अगर लेट्स सपोज एक टेनेंट है या एक किराएदार है, तो वो अगर अपना एड्रेस चेंज करेगा तो फिर उसको नोटिस कैसे जाएगा? और अगर बच्चे लेट्स सपोज हम फोन भी चेंज करना चाहें तो फिर हम चेंज कर सकते हैं? बच्चे जितनी इंफॉर्मेशन है सब चेंज कर सकते हो, और मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब बताता हूँ अभी, लेकिन थोड़ा आराम आराम से। ठीक है, ये बच्चे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है ये समझ आ गया आप लोगों को? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, एनीवन? चलो आगे चलते हैं। चलो परफेक्ट। अच्छा, इसमें दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, एक आ रही है फॉरगॉट पासवर्ड और एक आ रहा है ई इनरोलमेंट। जरा इनको डिस्कस करते हैं। ई इनरोलमेंट क्या होता है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2007 में 2007 में आयरस आया था। 2007 से पहले फिजिकल रिटर्न्स जमा हुआ करती थी, कंपनीज की भी, इंडिविजुअल्स की भी, एफबीआर में। उससे पहले सारा कुछ फिजिकल हुआ करता था। 2007 में आयरस आ गया था, तो उन्होंने कहा कि कंपनीज वगैरह सारे स्विच कर जाएं आयरस के ऊपर। तो लोगों ने अपने आप को स्विच कर लिया था आयरस के ऊपर। तो लोगों ने आयरस पे इसी तरह लॉगिन पासवर्ड बना के अपने आप को रजिस्टर कर लिया एफबीआर में, मतलब दोबारा रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी, बट उन्होंने यहाँ के लिए दोबारा से एक तरह से लॉगिन पासवर्ड लिया अपना, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड तो नहीं था उनके पास। वो फिजिकल रिटर्न जमा कराया करते थे, ठप्पे लगवाया करते थे रिटर्न के ऊपर। जब आयरस आ गया तो लोगों ने लॉगिन पासवर्ड बनाया। अब जब लॉगिन पासवर्ड बनाया तो 2013 में, 2000 सॉरी, सबसे पहले 2007 में आया E.FBR, में गलती होगी, 2007 में आया E.FBR। ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। तो ये वाला जो पोर्टल है ये 2007 में आ गया था। सारी रिटर्न्स इस पोर्टल पर हुआ करती थी। ये अभी भी पोर्टल चल रहा है। अभी इस पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ चालान क्रिएट होते हैं और चालान जमा होते हैं। 2020 में, आई गेस 2020 में इस पर सेल्स टैक्स रिटर्न हो रही थी। 2020 के बाद से इस पर सेल्स टैक्स रिटर्न, 2020 में ही बल्कि, सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो भी आयरस पे शिफ्ट हो गई थी। 2007 में E.FBR आया, 2013 में आयरस आ गया था। तो जो E.FBR पे लोगों ने लॉगिन पासवर्ड बनाया, जब वो आयरस पे शिफ्ट हुए, मतलब दूसरा पोर्टल आ गया एफबीआर का, जब आयरस पे शिफ्ट हुए तो काफी लोगों ने शिफ्ट हो गए। काफी लोगों ने E.FBR में भी कुछ रिटर्न्स की थी और दोबारा से आयरस पे वो गए ही नहीं। दोबारा से वो आयरस पे गए ही नहीं। एक सिनेरियो ये था। दूसरा सिनेरियो, एफबीआर में डेटा ब्रीच होता है, कोई साइबर अटैक होता है, कोई एफबीआर की प्राइवेसी को ब्रीच कर लेता है, कोई हैकर इसमें से डेटा उठा लेता है। तो उस सिनेरियो के अंदर आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड जो है, आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड, एफबीआर जो है वो, मतलब ईमेल और सॉरी मोबाइल नंबर, वो एफबीआर के उधर से हिस्ट्री से निकल जाता है। एफबीआर की जब हिस्ट्री से निकल जाता है तो आप रजिस्टर होते हो एफबीआर में, बट आपका जो ई इनरोलमेंट नहीं होती, आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो की वजह से आपको दोबारा से एफबीआर में ई इनरोलमेंट करनी पड़ती है। या फॉर एग्जांपल, अगर जो कि अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो हमारी SIFC एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें
सारे के इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने हर बंदे को, जिसको रजिस्टर होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, उसको नोटिस इशू कर दिए। वो जो नोटिस इशू हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एफबीआर ने अपने पोर्टल पे कर दी है। बट उसकी ना ईमेल है ना मोबाइल नंबर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एफबीआर ने उनकी कर दी है और वो जबरदस्ती की है। तो इस सिनेरियो में उनकी ई इनरोलमेंट नहीं होती, वो लॉगिन पासवर्ड नहीं हो सकता खोल सकता, क्योंकि उनके पास लॉगिन पासवर्ड ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो ई इनरोलमेंट कर लें अपनी। अब ई, क्योंकि वो रजिस्टर है, इंफॉर्मेशन एफबीआई के पास पड़ी है, बट उनकी इस पोर्टल पे इनरोलमेंट नहीं हुई हुई। तो ई इनरोलमेंट में मैं क्लिक करता हूँ, ये करना कैसे होता है बच्चों? यहाँ पर सेम वही तरीका सी लिखूंगा जैसे कि आप लोगों ने समझा होगा कि आप लोग वो करते हो, जीमेल का बनाते हो, तो ये तकरीबन वैसा ही है। जीमेल, याहू, हॉटमेल वगैरह, इन सब चीजों की वैसे ही तकरीबन। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन डालता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने ये मोबाइल नंबर डिफरेंट ऐड किया, यहाँ पे ईमेल डिफरेंट ऐड किया, तो मैं इसको जैसे ही सबमिट करूंगा तो मेरे लिए एरर आ जाएगा। एरर आएगा, वो देख लेते हैं क्या एरर आता है। वो कहेगा कि आपका नंबर गलत है, प्रोवाइड अनदर सेल नंबर एज गिवन सेल नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। मतलब ये मोबाइल नंबर जो है किसी और बंदे के लिए इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए दोबारा मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो अगर मेरा मोबाइल नंबर ये यूज, मैंने मोबाइल नंबर वो डालना है जो किसी और के लिए इस्तेमाल ना हुआ हो, मैं नया मोबाइल नंबर होगा, वो जो मोबाइल नंबर सिम होगी, सिम नंबर होगा, दैट मस्ट बी डिफरेंट वन। और ईमेल अगर सेम होगी तो भी मसला करता है। तो खैर, ये इस तरीके से अगर मैं सबमिट करूंगा तब भी मुझे नीचे ईमेल पर कोड आएगा, इधर नीचे एक फील्ड खुल जाएगी जिसमें ये होगा कि ईमेल एक कोड आएगा आपकी ईमेल पे जो मैंने ये ईमेल लिखी हुई है, और एक कोड आएगा आपका मोबाइल नंबर पे। सेम, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों में एंटर करूंगा, फिर मुझे एक आ जाएगा कि आपकी इनरोलमेंट कर दी गई है एफबीआर में। जस्ट ये आएगा। ई इनरोलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी, जिसे कह लो कि लॉग, आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अब आपका पासवर्ड, आपकी इनरोलमेंट हो गई है, आपके पास पासवर्ड अभी भी नहीं आया। तो पासवर्ड अभी भी नहीं आया तो पासवर्ड कैसे आएगा? तो यहां पर ये ई इनरोलमेंट क्लियर हो गया। किसी को ई इनरोलमेंट कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे बताओ। एनीवन जिसको ई इनरोलमेंट में कोई कंफ्यूजन है बच्चों? चलो थोड़ा सा नो आगे। सर। अब अगला है फॉरगॉट पासवर्ड। मैं फॉग मेरी ई इनरोलमेंट हो गई, अब मैंने करना है फॉरगॉट पासवर्ड। मैं इस फॉरगॉट, मेरी ई इनरोलमेंट होने के बाद मुझे फॉरगॉट पासवर्ड करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है उसका। रीजन, मैं इनरोल तो हो गया हूं लेकिन मेरी ईमेल और मोबाइल नंबर एफबीआर के रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा। तो खैर, मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एफबीआर की वेबसाइट पे गया, मेन वेबसाइट पे। यहाँ पर बच्चों गौर से देखिएगा बच्चों। अच्छा, क्या मोबाइल नंबर किसी और नाम रजिस्टर्ड हो तो क्या इससे किसी और का शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा? जी बच्चे, हो सकता है इस तरह। सैफुल्लाह बलोच बच्चे, इस तरह हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। खैर, अगर वो जो अनलेस एफबीआर वो नंबर कहीं और रजिस्टर्ड ना हुआ हो, एफबीआर के खाते में रजिस्टर्ड ना हुआ, अगर रजिस्टर्ड हुआ होगा तो फिर मसला है। अच्छा, मतलब मेरी जैसे अगर वालिद साहब का नंबर है, मैं अगर अपने रिकॉर्ड के लिए उनके नंबर को यूज कर लेता हूं तो एफबीआर को मसला नहीं, बस पहले मेरे वालिद साहब का नंबर रजिस्टर्ड ना हुआ हो एफबीआर के खातों में। खैर, आगे चलते हैं। ये बच्चों गौर से जरा देखिएगा। ये आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, ये सेम वही है, ये आयरस के नीचे ऑनलाइन वेरिफिकेशन। मैं इस पे बच्चों क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया
तो यहाँ पर एक पेज खुल गया सिंपल सा। इसमें ये आ रहा है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इंक्वायरी। मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर पैरामीटर टाइप आ गया कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैंने आईडी कार्ड की बेसिस पे इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैंने आईडी कार्ड लिखा। यहाँ पे मैं आईडी कार्ड नंबर डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया जो भी कैप्चा है, 8J3Y। इसको मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया बच्चे। जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो ये उसने बता दिया कि शरियार खान साहब हैं, ये पाकिस्तानी मेल हैं। नीचे उन्होंने आईडी कार्ड नंबर दे दिया, इनकॉर्पोरेशन नंबर दे दिया। इसके नीचे देखो बच्चों, ये दे दिया उसने मेरी ईमेल, और ये दे दिया मेरा सेल नंबर। तो जिन लोगों की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, जिन लोगों का डाटा हैक हुआ होगा, जिन लोगों ने अपने आप को आईरिस पे शिफ्ट नहीं किया होगा, उनकी ना ईमेल होगी ना मोबाइल नंबर होगा, या ईमेल होगी तो मोबाइल नंबर नहीं होगा। दोनों सूरतों में कोई ना कोई चीज मिस जरूर होगी। तो इन लोगों के लिए ई इनरोलमेंट करना मैंडेटरी होता है। मतलब ये फील्ड्स यहाँ पर होती ही गायब है, ये फील्ड्स जीरो होती है, खाली पड़ी होती हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको ई इनरोलमेंट मैंडेटरी हो जाती है। अब इस स्क्रीन को जरा गौर से जरा रखिएगा जहन में। अब चलते हैं जरा फॉरगॉट पासवर्ड की तरफ। अब ये फॉरगॉट पासवर्ड, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको आपका पासवर्ड भूल गया। अब यहाँ पर सेम आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जैसे वही जैसे ई इनरोलमेंट की, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे, यहाँ पे कैप्चा लिख दोगे। अच्छा, जैसे मैंने ये लिखा, तो जय मैं इधर चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, तो बच्चों ये जरा गौर से देखो, ये मोबाइल नंबर के आखिरी दो डिजिट्स आ रहे हैं 21। तो मैं जरा यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मेरे मोबाइल के आखिरी दो डिजिट्स आ रहे हैं 39। इट मीन्स कि मैं अपना मोबाइल नंबर गलत डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो खैर मैंने मोबाइल नंबर गलत डाला है आप सबके सामने। मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया, उसने कहा ईमेल और सेल नंबर डज नॉट मैच, ट्राई ईमेल दिस वाली, ये उसने ईमेल दे दिया। और मोबाइल नंबर भी उसने ये वाला बता दिया कि ये मोबाइल नंबर यूज करें। अब इसने बीच में स्टार स्टार लगा दिए हैं, एक्स एक्स लगा दिया। तो उसने मुझे बता दिया कि आप ये ईमेल नंबर भी गलत ईमेल यूज कर रहे हो। वैसे तो ईमेल ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर उसने मुझे बता दिया गलत यूज कर रहे हो। तो अब आप में से अगर मैं मोबाइल नंबर और ईमेल सही यूज करता तो यहाँ पर वो एक मेरे पास फील्ड खुल जाएगी कि क्या पासवर्ड रखना है, न्यू पासवर्ड। तो मैं न्यू पासवर्ड रखूंगा और सबमिट करूंगा, मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब अगली अहम बात, किसी को पता भी नहीं है कि उसकी ईमेल क्या थी या मोबाइल नंबर क्या था। मतलब मुझे मुझे भूल गया कि मैंने कौन सी ईमेल रखी थी, मुझे भूल गया कि मैंने कौन सा मोबाइल नंबर यूज किया था। अब उसको कैसे पता चलेगा? सेम वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं टेक्स्ट पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाऊंगा, वेरिफिकेशन पोर्टल पे गया, टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी करूंगा, आईडी कार्ड नंबर डालूंगा, मुझे उसने ईमेल दे दी और मुझे उसने मोबाइल नंबर दे दिया। देखो बच्चों यहाँ पे स्टार स्टार लगे हुए, स्टेरिक लगे हुए हैं। तो उसने मुझे हिंट दे दिया है कि ये ईमेल आपने यूज की थी। अगर मेरी ईमेल है तो मुझे याद होगी ये वाली मेल। अगर मुझे भूल गई है, मैंने एक दफा क्रिएट की है और ये नंबर मेरे पास है नहीं, तो अब क्या करें? इस सिनेरियो में दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है बच्चों कि आप आपने नियरेस्ट और कंसर्न टैक्स ऑफिस, नियरेस्ट और कंसर्न टैक्स ऑफिस जाएं, उनको बताएं कि ये ईमेल आपके इस्तेमाल में नहीं है, ये मोबाइल नंबर आपके इस्तेमाल में नहीं है। बराए में और जो जिस भी टैक्स ऑफिस में जाओगे, जिस भी टैक्स ऑफिस में जाओगे, वहां पर फैसिलिटेशन डेस्क बना हुआ है, उनसे उनको यही इशू बताओगे, उनको बताओगे ये ईमेल और ये मोबाइल नंबर मेरे इस्तेमाल में नहीं है। वो कहेंगे जी आपका कौन सा ईमेल और कौन सा मोबाइल नंबर इस्तेमाल में है वो बता दें। आप उनको ईमेल और मोबाइल नंबर बताते हो, वो यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर पीछे से बैकएंड से आपका ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं, न्यू अपडेट कर देते हैं। अब आपका ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट जब हो गया, तो अब आप फॉरगॉट पासवर्ड करोगे, फॉरगॉट पासवर्ड, और यहां पर ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपने अपडेट करवाया है
वो डलवाओगे, वो डालोगे तो आप नया पासवर्ड बना के लॉग इन कर सकते हो। अब अगली बात, ये तो मैंने बताया कि आप टैक्स नियरेस्ट कंसर्न टैक्स ऑफिस, अब आप अगर इस्लामाबाद बैठे हैं और आपका कंसर्न टैक्स ऑफिस कराची में है, जो पहले आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन की थी, तो जब आपका ये सिनेरियो होगा तो कोशिश ये करें कि जो टैक्स ऑफिस नियरेस्ट है उस पे जाके रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि आप अपने कंसर्न टैक्स ऑफिस हैं, हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आपके लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सके। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो डेफिनेटली यहाँ बैठे बैठे आपका लॉगिन पासवर्ड चेंज कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन देने की बेसिस पे। जब आप एप्लीकेशन दोगे वो उसी टाइम चेंज करेंगे, या रिक्वेस्ट भी करोगे तो वो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। एक और वे है कि अगर आपको आपकी मोबाइल आपको आपका ईमेल नहीं याद और मोबाइल नंबर नहीं याद, या आपको मोबाइल नंबर नहीं याद या ईमेल नहीं याद या दोनों नहीं याद, तो एक ईमेल है business@fbr.gov.pk, business@fbr.gov.pk। उस पे ईमेल करोगे, अपनी सारी डिटेल्स लिख के, अपने आईडी कार्ड नंबर, अपना न्यू ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर और ईमेल, आप सारा लिख के उनको भेजो और उनसे कहो कि मेरा काइंडली चेंज कर दें पासवर्ड। तो एफबीआई वाले आपका पासवर्ड चेंज कर देंगे, वरना वो हमेशा यही कहते हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल करोगे तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बराए मेहरबानी अपने कंसर्न टैक्स ऑफिस जाएं और वहां से चेंज करवाएं, हमारे पास एक्सेस नहीं है ये काम करने की। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़ते हो डेफिनेटली वो आपके चेंज कर देंगे। तो खैर, मैंने अभी तक आपको तीन चीजें बताई हैं बच्चों के, फॉरगॉट पासवर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन और ई इनरोलमेंट। इस तीनों बातों में किसी को कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई तो बच्चे बताओ। ये क्लियर हो गया आप सबको, या कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बच्चे पूछ लो। थैंक यू जमीन साहब, थैंक यू जमीन साहब। अच्छा चलो क्लियर सर, प्लीज ईमेल टाइप कर दें। अच्छा, इस पे बच्चे होता है, अगर ये कोई इन्होंने चेंज ना कर दिया हो तो वरना यही ईमेल था रिसेंटली, तो यही था। मैं खैर फिर भी अगर अगर कोई चेंज होगा तो मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा मुनीब बच्चे, ई इनरोलमेंट किस पर्पस के लिए होती है? मैंने बताया कि अगर आप नए पोर्टल पे आपने अपने आप को अपडेट ना किया हो, या कंपल्सरी एफबीआर ने जानबूझ के आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी हो, या इस तरह का सिनेरियो हुआ हो कि आपने एक तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आ गया और आपका डेटा हैक हो गया हो, जो साइबर अटैक्स होते हैं एफबीआर की वेबसाइट पे, वहां से डेटा हैक हो गया हो, या न्यूली जो आईआरएस 2.0 है उस पे आपने अपडेट ना किया हो, तो फिर आपका एफबीआर में रजिस्टर्ड तो होते हो, बट आपकी ईमेल और आपका मोबाइल नंबर वो अपडेट नहीं होता एफबीआर के सिस्टम पे। तो इसलिए फिर आपको वो करना पड़ता है, ये इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है दोबारा से, ताकि आप एक्टिव हो सके एफबीआई के पोर्टल पे। बच्चों अब मैं थोड़ा सा आगे कंसेप्ट थोड़ा सा आगे चलता हूं बच्चों। मैं लेट्स से कि मेरे पास लॉगिन आ गया, लेट्स से मेरे पास लॉगिन आ गया, मैंने लॉगिन किया है, मेरा ईमेल एड्रेस, वो मेरा आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड जो एफबीआर ने भेजा मुझे, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहां से करता हूं इसको लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया बच्चों, मेरे आगे ये विंडो खुल गई। ये जो विंडो है, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी हो, सबका यही पेज खुलना है। कोई ऐसा मुख्तलिफ नहीं होगा जिसका ये पेज ना खुले, सबके सबका यही पेज खुलना है। तो ये पेज जो है ये सबका खुलेगा और इसी तरह का कलरिंग होगी, यही सब स्कीम होगी। तो इसमें थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं अभी मैं स्टार्ट में बताया, तो जैसे ये मेरा आयरस है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पर मैं प्रोफाइल में खोलूंगा, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। पासवर्ड चेंज करने की अगर मेरे पास है, मैं एफबीआई का पासवर्ड गंदा सा है, मैंने कोई अपने ईमेल वाला पासवर्ड करना है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड भी डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है, अगर मेरे पास पहले है मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं पिन भी चेंज कर सकता हूँ, पिन मुझे मैसेज में आया होगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बेनिफिशियल ओनर DNFBP, उसकी रजिस्ट्रेशन, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो ये सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा पोर्टल है, वैसे तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक सिंपल सी ये अभी जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये चीजें थी। खैर अब चलते हैं, जरा थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर बच्चों देखो जरा, ये इनबॉक्स आ रहा है, ये आउटबॉक्स आ रहा है, ये ड्राफ्ट आ रहा है और ये कंप्लीटली टास्क आ रहा है। स्टार्ट करते हैं इनबॉक्स से, कि जैसे आप लोगों ने अपनी ईमेल पे देखा है कि आपको आपका ईमेल पर एक इनबॉक्स हुआ करता है, इसी तरह ईमेल पर एक ड्राफ्ट हुआ करता है, इसी तरह एक आउटबॉक्स हुआ करता है, कंप्लीटली टास्क नहीं हुआ करता। तो इनको जरा समझ लेते हैं, इनबॉक्स का क्या मतलब है, एफबीआर के जुमरे में इनबॉक्स का क्या मतलब है। अगर एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आता है, एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आया करता है तो जो भी नोटिस आया एफबीआर की तरफ से, कोई चीज भी एफबीआर ने आपसे पूछी है, आपको उसने हेयरिंग नोटिस दिया है, कोई उसने ऑडिट का नोटिस दिया है, कोई विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स का नोटिस दिया है, कोई रिफंड के बारे में उसने चीज इशू की है, कोई भी चीज अगर एफबीआर इशू करता है वो आपके इनबॉक्स में सीधा हिट करेगी, सीधा सीधा इनबॉक्स में आएगी। जो भी एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आता है इनबॉक्स में आया खड़ा होगा। अगली बात, ड्राफ्ट, अगर उस नोटिस पर आपने रिप्लाई लिखना शुरू कर दिया, उस नोटिस पर रिप्लाई लिखना शुरू कर दिया है, तो वो चला जाएगा ड्राफ्ट में। जैसे मेरे आगे ये नोटिस ऑफ टू इम्पोज सैंक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस टू AML CFT ऑब्लिगेशन अंडर आमला 2010, मैं इसके रिप्लाई पे, जैसे आप सबके सामने ये रिप्लाई है, मैं इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, तो अब यहाँ पे तो खैर नहीं आ रहा क्योंकि ये बंद कर दिया उन्होंने, वरना इस पे, वरना वो पेज खुल जाना चाहिए था। अच्छा, रिप्लाई की ऑप्शन ही नहीं आ रही इस केस में। खैर मैं आपको ना कंपनीज के सिनेरियो दिखाता हूँ बच्चों। अब मैं कंपनी का लॉगिन कर रहा हूँ बच्चों आप सबके सामने, तो ये कंपनी का मैंने लॉगिन किया है, जस्ट सिंपल वही कंपनी है। इसका भी इनबॉक्स है, जैसे ये खुल गया, ऑर्डर टू कंफर्म मॉडिफाई रिमांड बैक एनल एप्लीकेशन वगैरह जो भी खुल गया। अब मैं जैसे कोई भी नोटिस खोला है, अब इसके मैं रिप्लाई पे क्लिक करता हूँ, या जैसे मैं रिप्लाई पे क्लिक किया बच्चे तो मेरे आगे एक ऑप्शन खुल गई है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसके रिप्लाई में। लेट्स से कि मैं रिकवरी है, इसके यहाँ पे रिप्लाई पे, ये बच्चों गौर से देखना, 2020 1 जुलाई 2019 का, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे चला जाता है। ये ड्यू डेट टैक्स ईयर 2020 का एक रिकवरी नोटिस आया हुआ है। मैं इसका रिप्लाई की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑन ओवर ड्यू टैक्स पेबल, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे आगे एक पेज खुल गया। अब ये जो पेज खुल गया है, अब मैं दोबारा जरा जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया बच्चे, तो ये जो इनबॉक्स में रिकवरी था, अब ये वो 2020 वाला हट गया है, वो किधर चला गया, वो ड्राफ्ट में चला गया। और वो रिकवरी ड्राफ्ट में रिकवरी के ऊपर ये पड़ा है बच्चे, नहीं किधर गया, वैसे इधर आ जाएगा। एक मिनट, 2018, अब ये बच्चों देखो रिकवरी में 6 हो गए हैं, तो वो मेरा ड्राफ्ट में रिकवरी में चला गया ये वाला, ये भी खुल जाता है आपके सामने, ये ड्राफ्ट में ये आ गया 2018 2020। तो वही जो नोटिस हैं जब मैं रिप्लाई करता हूँ उसका, तो वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। तो इस तरह के नोटिस जिस पर मैं काम शुरू करता हूं तो वो हमारे ड्राफ्ट में चले जाते हैं। अब फर्दर अगली बात, अब ये जो नोटिस है, अगर ये जो इसका रिप्लाई है, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ये जो मैं नोटिस खोला है इस पे मैं सबमिट कर देता हूँ। जब मैं सबमिट करूंगा तो यही चीज मेरे आउटबॉक्स में चली जाएगी। नोटिस आया, इनबॉक्स में गया,
नोटिस पे मैंने रिप्लाई लिखना शुरू किया, ड्राफ्ट में चला जाएगा। अगर मैंने रिप्लाई कर दिया तो आउटबॉक्स में चला जाएगा। उस रिप्लाई की बेसिस पर उस रिप्लाई की बेसिस पर एफबीआर ने कोई ऑर्डर कर दिया तो वो कंप्लीटली टास्क। तो हमेशा ये ट्रेल बनती है, इस तरीके से फॉलो कर दी है आपने। यहाँ पे ये चीज समझ आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे बताओ, एनीवन जिसको कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज के ऊपर। सॉरी, मैंने बच्चों म्यूट कर दिया आप सबको। इसने वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी बच्चे, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको परेशान ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं अभी इंडिविजुअल का खोलता हूँ। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है बच्चे, वो इंशाल्लाह जो अगली से अगली क्लास से पहले सबको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो सारे ये लेक्चर्स आपके पोर्टल पे इंक्लूडिंग ओरिएंटेशन, आपके पोर्टल पे हर बच्चे का पोर्टल बनेगा। जो हमारे साथ चलता है उसका पोर्टल बन जाएगा, और वो फिर उनके अपने पोर्टल बने होंगे, और वो खुद ही से जब चाहे मर्जी लेक्चर, जितने मर्जी पुराने लेक्चर जो होंगे वो सुनना चाहे सुन सकता है। मतलब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जितने भी पुराने लेक्चर्स होंगे जो आज से शुरू, जिससे आज पहला लेक्चर है, पीछे ओरिएंटेशन थी, वो सब सुनना चाहे सुन सकता है। तो वो आप सबका लॉगिन बन के आपको मिल जाएगा। जी मंगी भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने अभी ये एक फार्म का अकाउंट खोला था, तो फार्म अकाउंट में काफ़ी सारे जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं, तो फिर उनकी वो रजिस्ट्रेशन उनके किसी इंडिविजुअल के सीएनआईसी पे होती है, या फिर उसका कोई और प्रोसीजर होता है, और मोबाइल नंबर वगैरह जो होते हैं उसकी कोई और अलग से होती है क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह सर? मतलब आप कहना चाहते हैं कि पार्टनरशिप, मैंने कंपनी का खोला था बच्चे, फर्म का नहीं खोला था, कंपनी का खोला था। अच्छा। जी जी, कंपनी में जाहिर सी बात है उसमें सर कोई पार्टनर्स वगैरह होंगे, तो उनकी फिर वो टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो किसी एक बंदे के नाम पे होती है सर? नहीं बच्चे, कंपनी रजिस्टर होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो जो उसका यूनिवर्सल इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है ना, कॉर्पोरेट यूनिवर्सल इनकॉर्पोरेशन नंबर, उसी बेसिस पर उसका एनटीएन बना करता है। तो कंपनी का एक प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जो उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराएगा विद एफबीआर। जिसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट एनटीएन बेयर करेगी, उसका सेपरेट नेशनल टैक्सेशन नंबर होगा। उसका पार्टनर के, उसका जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उस कंपनी का नेशनल टैक्सेशन नंबर का। जो डायरेक्टर होते हैं उनका आईडी कार्ड होगा, और जो कंपनी होगी उसका CUIN, कॉर्पोरेट यूनिवर्सल इनकॉर्पोरेशन नंबर, वो हुआ करता है। ठीक है। ठीक ठीक है सर। अच्छा, मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है या एक हो सकता है उसमें? बच्चे जरा सब्र कर लो, तो आपका कंसेप्ट ये भी क्लियर करता हूँ। ठीक है। ये सारे काफी चीजें हैं, मैं क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह। परेशान ना हो, ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी अभी। अच्छा, मुनीब बच्चे के सर, इनके रिप्लाई में कैसे देना है और कैसे डील करना है, बच्चे अभी ये टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह हम जब ये चीजें आएंगी हमारे सामने, ऑडिट हो जाएगा, हम अपीज में चले जाएंगे, तब ये जरूर हम डिस्कस करेंगे। हमने एक एक चीज करनी है, परेशान ना हो। रिप्लाई कैसे करना है ये डिस्कस होगा क्लास में। ठीक है। बट थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा प्री मेच्योर हो जाएगा, अभी टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो वो प्री मेच्योर हो जाएगा। अभी जरा आयरस को, जरा ये इसके ना लुक को समझ लें, ताकि आपको इससे फेमिलराइज कर लें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। और इसमें अभी मैं आगे चलता हूं। बच्चों ये देखो, रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन टैब है। अब मैं जरा इस इनबॉक्स ड्राफ्ट आउटबॉक्स कंप्लीट टास्क के ऊपर जा रहा हूँ जरा। ये रजिस्ट्रेशन टैब है, जरा मेरा माउस पे जरा फॉलो करिएगा। रजिस्ट्रेशन टैब है, इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रही हैं। इसी तरह ये डिक्लेरेशंस हैं, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मल्टीपल चीज़ें। एसेट डिक्लेरेशन सिंपल चीज़ है, रेक्टिफिकेशन क्या है, अपील्स क्या है, रिफंड क्या है, DNFBP क्या है, विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये जितनी भी इसमें काफी चीजें हम कवर करेंगे। आप परेशानी ना लें, अभी आराम आराम से चलते हैं, थोड़ा आयरस को समझ लें। और हमारी हर क्लास में डिफरेंट चीज होगी, तो हमने आयरस पे हमने करके मैं दिखाऊंगा कैसे करनी है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। खैर, अभी पहला पॉइंट सिंपल सा कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई थी एफबीआर के साथ,
मैंने एफबीआर में एनटीएन ले लिया, मेरे पास लॉगिन आ गया, मैंने लॉगिन करके खड़ा हूं अब सामने सबके। अब मैंने लॉगिन कर लिया है। अब फर्ज करें कि सबसे पहले मैंने मुझे याद आया कि मैंने ईमेल गलत लिख दी है, मैंने ईमेल गलत लिख दी है, मैंने मोबाइल नंबर गलत लिख दिया है, मेरा एड्रेस गलत है, या मैंने मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करनी है, मैंने एड्रेस चेंज करना है। तो जरा स्टार्ट इससे करते हैं कि मेरा सब कुछ ये हो गया, अब मैंने चेंज करना है। मैंने जिस एड्रेस पे रह रहा था अब वो घर बिक गया, मैं कहीं और जा रहा हूँ, या बिका या नहीं बिका वगैरह, मैं कहीं और जगह लोकेट हो जाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है? अब मैं रजिस्ट्रेशन टैब जो है बच्चों, रजिस्ट्रेशन टैब पे बच्चों मैं क्लिक करता हूं, मेरे आगे ये फॉर्म डिफरेंट खुल गए हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा तो वो 181 का फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। अब इस जो ये जो पहला आ रहा है फॉर्म, इस पे मैंने क्लिक नहीं करना। मैं क्या को बंद कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हूं। अब अगला जो फॉर्म आ रहा है 181, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, ये आ रहा है फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब मैंने कोई चीज चेंज कर दी है। तो मैं इस पे बच्चों क्लिक करता हूं सबके सामने। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे उसने कहा कि टैक्स पीरियड कौन सा है आपका, किस टैक्स पीरियड में चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी 2024, इस पीरियड में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। उसने टैक्स ईयर नीचे खुद ब खुद दे दिया। मैं इस पे क्लिक किया, यहाँ कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे आगे मेरा फॉर्म खुल गया 181 का फॉर्म। अब ये मॉडिफिकेशन करने लगा हूं, चेंज करने लगा हूं। तो बच्चों ये जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पर्सनल, पर्सनल से जो इंफॉर्मेशन बच्चों यहाँ ब्लू जगह पे, ब्लू कॉलम से ब्लू रोज में आ रही हैं, ये जो जितनी भी चीजें आ रही हैं, ये जितनी ब्लू, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये उसने मेरे आईडी कार्ड से फेच किया है। आपने देखा होगा मैंने कहीं पर बस्ती मुमताजुल्लाह खान या ये वो चीजें नहीं लिखी, उर्दू में तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो ये मैंने कहीं पर नहीं लिखा कि मैं मेल हूं, कहीं पर मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी थी। ये सब चीजें उसने आईडी कार्ड से फेच करके खुद ही लिख दी है यहाँ पे। तो आपके नादरा और जो एफबीआर है वो ऑलवेज इंटरलिंक होते हैं। नादरा भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, तो इतना मत ना सोचिएगा कि नादरा से इंफॉर्मेशन नहीं जाया करती। खैर, यहाँ पे ये सब आ गई। अब ये बच्चों ब्लू वाली जो चीजें हैं ना, आईडी कार्ड नंबर, नाम, ये मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर ये चेंज कोई कर सकता है तो वो एफबीआर इटसेल्फ है, और कोई नहीं, एफबीआर इटसेल्फ चेंज कर सकता है। अच्छा, अब मैं चेंज करने लगा हूं। अब मैं चीजें क्या क्या चेंज कर सकता हूँ? यहां पर आ रहा है मेरा मोबाइल नंबर। अब मैंने ये मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैंने लेट से मोबिलिंग से जोंग पे चला गया हूँ, मैं जोंग पे गया हूँ, तो यहाँ पे जोंग का नंबर डाल दूंगा, जैसे जो भी है। पता नहीं क्या जोंग का होता है, जोंग का क्या होता है, 305 क्या होता है, 0321 वारिद है। पता नहीं जोंग का मैंने कभी सिम ही नहीं। 313 सर, 0313, अच्छा 313 सर। ठीक है सर, डन हो गया। 0313 5043321, यही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यही नंबर नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ईमेल में चेंज कर देता हूँ। लेट से मैं जो भी ईमेल रखनी है मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। मैं एक चीज चेंज कर सकता हूँ, मैं दोनों ईमेल भी चेंज कर सकता हूँ, मोबाइल भी चेंज कर सकता हूँ, मैं दोनों इकट्ठे भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने जब इसको सबमिट करूंगा, जैसे मैंने इसको सबमिट किया तो मेरे पास दो कोड्स आएंगे सेम, एक ईमेल पर आएगा, एक मोबाइल पर आएगा। दोनों कोड्स मैं यहां पर लिखूंगा, सबमिट करूंगा, और ये जो ऊपर से सबमिट आ रहा है टॉप पे बच्चों, टॉप लेफ्ट पे देखो सबमिट की ऑप्शन आ रही है। जैसे मैंने इसको सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चों, तो मेरा 181 का फॉर्म फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स सबमिट हो गया। अब मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया और ईमेल भी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, अगर पहले कुछ और था अब मैंने खुद चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं। ये मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज करने का तरीका है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी पे गया बच्चों। अच्छा, याद रखो जब तक ये फाइनल सबमिट ऊपर वाला नहीं होता, जब तक ये फॉर्म
टॉप से सबमिट नहीं होता तब तक मैं जो मर्जी छेड़खानी करता रहा हूं, कोई मसला ही नहीं, एफबीआई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मैंने चीज सबमिट ही नहीं की। मैं पंगे ले रहा हूँ, जो भी चीजें छेड़खानी कर रहा हूँ, कोई मसला ही इसमें नहीं होता। लेकिन इस तरीके से मैं मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज करता हूँ। अभी और क्या क्या चीजें चेंज कर सकता हूँ वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेरा एड्रेस आ रहा था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये आ रहा था जो भी घर का नंबर आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये मेरा आ रहा है। मैंने एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पर बच्चों प्लस की ऑप्शन आ रही है, यहाँ एडिट की ऑप्शन भी आ रही है। मैं एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरीली मेरा एड्रेस जो है ये पंच हो गया है, ये प्राइमरीली एड्रेस था पहले वाला, तो अब यही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन क्या एड्रेस में ऐड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको प्लस की ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने अगर वो फॉरेन प्रॉपर्टी है फॉरेन लिख दूंगा, लोकल है तो लोकल लिख दूंगा। खैर लोकल होगी, जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एकड़ का लेता हूँ, टोटल एकड़ एरिया 9 एकड़ आ गया, जो भी आ गया, यूनिट नंबर ये आ गया, ये डाला, सिटी डाल दिया मैंने, पिशावर डाल दिया, सर्च किया, पिशावर कर दिया, कैपेसिटी कर दिया, ओनर यहाँ पे कर दिया 100%, इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे मैंने एड्रेस ऐड किया, ओके किया, ये क्यों नहीं आया? एक मिनट बच्चों, अच्छा ये एड्रेस मेरा अब ऐड हो गया है। अब ये इस एड्रेस जब ऐड हुआ है तो इस चेक बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको मैं सबमिट कर दूंगा। जब मैंने सबमिट किया, मेरा ये एड्रेस चेंज हो गया है। सिंपल सी बात ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाके एड्रेस डालता हूँ, जैसे वो चेक करता हूँ, जैसे यहाँ पर गया, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी सीएनसी करता हूँ। ये देखो बच्चों, मेरा ये एड्रेस आ रहा है, एड्रेस। अगर मैं उसको सबमिट करता हूं तो यहां पर भी मेरा एड्रेस, ये सिंपल सी बात है, ये चेंज हो जाएगा। ये जो एड्रेस आ रहा है, ये चेंज करने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन में प्रॉपर्टी में जाके एक एड्रेस ऐड करूंगा और उसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने पिछला रखना है ये कर दूंगा, इसको उड़ाना है इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये डिलीट हो सकता है, जो नया एड्रेस ऐड किया, नया एड्रेस यहाँ से प्लस से और भी ऐड हो सकता है, लेकिन पिछला एड्रेस डिलीट नहीं होता। ये क्लियर है? ठीक है। ये एड्रेस चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल एड्रेस चेंज करना, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई चीज समझ नहीं आई तो बच्चे पूछो। ये जो एड्रेस है हमारा, अगर हम शनाख्ती कार्ड में चेंज करवा लेते हैं, कभी कभार हमारे पास टेम्परेरी एड्रेस होता है, बाद में परमानेंट हो जाता है, तो वो जो अपडेटेड एड्रेस होगा, वो लास्ट वाला होगा या इनिशियल वाला होगा? बच्चे आप प्लस करके, जैसे आपका लिखा हुआ आ रहा था, रहीम या खान का लिखा हुआ आ रहा था पहले, और हाँ आप शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद, और हाँ आपने यही शनाख्ती कार्ड में भी चेंज कर दिया। ठीक है, मेरा आईडी कार्ड में भी चेंज हो गया, अब मेरा ये लिखा हुआ है वैसे, लेकिन ये मेरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आ रहा है। ये परमानेंट एड्रेस है मेरा रीमिया खान का, और ये प्रॉपर्टी पे जो आ रहा है ये टेम्परेरी एड्रेस, जो करंट एड्रेस है वो आ रहा है। ठीक है। मैंने अगर करंट एड्रेस चेंज करना है, परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, तो मैंने बताया कि जो ब्लू वाले हैं ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये एफबीआई खुद से चेंज करता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी में जो मेरा रेजिडेंशियल करंट एड्रेस है वो मैंने जरूर अपडेट रखना है। अगर मेरा ये चेंज हो गया तो मैं प्लस करके नया एड्रेस चेंज, जो नया एड्रेस डालूंगा, तो मुझे नोटिस वगैरह नए एड्रेस पे आएंगे। ऑल दो पिछला डिलीट होता है हो, नहीं होता ना हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। बट ये कि ये जो चेक बॉक्स है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये चेक बॉक्स दूसरे वाले एड्रेस पे लग जाएगा, तो अब जो भी मेरी कम्युनिकेशन होगी वो नए वाले एड्रेस पे होगी। उस मतलब मेन बात ये है कि एफबीआर को इंटीमेट कर दिया कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, अब मुझे नए एड्रेस पे सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। क्लियर हो गया बच्चे? चलो
थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे। अगला है बच्चों बिजनेस। ठीक है, अगला ऑप्शन है बच्चों बिजनेस। अब जो बिजनेस है कि अब अगर मैंने कोई कंपनी बनानी है, अगर मैंने कोई कंपनी बनानी है तो मैं जाऊंगा एससीसीपी। अगर मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी बनानी है, मैं जाऊंगा एससीसीपी। अगर मैंने ट्रस्ट बनाना है, अगर मैंने कोई और चीज बनानी है, जो स्कूल खोलना है या कुछ भी करना है, तो मैं डिफरेंट रेगुलेटर्स के पास जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने सोल प्रोप्राइटर बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड, या मैंने अपना बिजनेस खोलना है, तो मैं बच्चे यहाँ पर बिजनेस टैब में इसे, इसका जो सोल प्रोप्राइटर का रेगुलेटर है वो एफबीआर इटसेल्फ हुआ करता है। तो यहां पर मैं बिजनेस में जाऊंगा बच्चों। यहाँ बिजनेस नेम, जैसे कि ये मैंने कोई भी ऐड करना है, मैंने बताया कि इस डेट को मैंने बिजनेस ऐड एक्वायर कर रहा हूँ एज ए ओनर। मैंने ओनर कर दिया, यहाँ पर मैंने ये तीनों फील्ड्स ऐड किए, यहाँ प्लस की ऑप्शन किया, ये बिजनेस ऐड हो गया। अब मजीद इसकी मैं डिटेल्स में जाऊंगा कि मेरा ये प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी, इस पे सेल्स टैक्स लगता है, इस पे एफईडी भी लगता है फॉर एग्जांपल। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि मेरा बिजनेस का कारोबार क्या है। सर्च की ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, जिस तरह का मेरा कारोबार है मैं उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स का कारोबार करता हूँ, तो मैं जो भी सर्च करना चाहूँ मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जा जाके पेज 1 2 3 पे जाके मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो खैर मैंने बताया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और फूड प्रोडक्ट्स की, और इस कारोबार को मैंने स्टार्ट आज से ही कर रहा हूँ। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके किया तो मेरा बिजनेस ये ऐड हो गया प्रॉपर। इसको मैं दोबारा ओके कर देता हूँ, तो मेरा बिजनेस ऐड हो गया है इधर। याद रखो, अगेन बताता हूं, जब तक मैं सबमिट नहीं करूंगा तब तक मेरा बिजनेस ऐड नहीं होना। जब तक मैं सबमिट नहीं करूंगा तब तक अभी तक सिंपल मैंने बिजनेस की एडिशन की है फॉर्म के अंदर, फॉर्म में ऐड किया है। जब तक सबमिट नहीं हुआ ना तब तक मेरा बिजनेस ऐड ही नहीं होगा। लेकिन ये बिजनेस अभी अभी भी इसमें, ये देखो मैंने बिजनेस पे क्लिक किया तो ये आ गया एसवाई के लीगल, बिजनेस एक्टिविटीज आ गई है नीचे ये वाली। ठीक है, लेकिन बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं आ रही। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी आना भी मैंडेटरी है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी कैसे आएगी बच्चों, यहां पर मैं प्लस की ऑप्शन पे अगेन जाऊंगा। प्लस की ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है लिंक बिजनेस एड्रेस, कि किस बिजनेस एड्रेस पर मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं। मैंने इस पे प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट किया, ओके कर देता हूं। जैसे ओके किया, इस बिजनेस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो अब यहां पर नीचे बिजनेस प्रॉपर्टी भी आनी शुरू हो गई है कि इस जगह पर मैं ये वाला कारोबार कर रहा हूं। तो ये जब ये हो गया, तो अब मैं सेव सबमिट, मैं सबमिट करूंगा जैसे ही, तो मेरा बिजनेस ऐड हो जाएगा। अगर मैंने ये टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी की है तो बच्चों यहां देखो कि नीचे कोई बिजनेस नहीं आ रहा, यहां पर नीचे कोई बिजनेस भी नहीं आ रहा। अब मैं जरा आपको एक और बिजनेस, किसी बिजनेसमैन की दिखाता हूं, सो दैट कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि बिजनेस कैसे आया करता है। जस्ट अ सेकंड बच्चों, मैं किसी का, इसका भी नहीं है, एक मिनट बच्चों। तो बच्चों इस बंदे का ये बिजनेस शो होना शुरू हो गया है। ठीक है,
तो इस तरीके से जब मैं बिजनेस यहाँ पे ऐड करके सबमिट कर दूंगा, तो इसी तरह जिस तरह इस बंदे का आ रहा है, मेरा भी इसी तरह वेरिफिकेशन पे नीचे बिजनेस ऐड शुरू हो शो हो जाएगा कि मैं इस बिजनेस में ये बिजनेस मैन हूं इसके साथ, मतलब मेरा ये बिजनेस है। तो इस तरीके से ऐड अप हो जाया करता है बिजनेस। यहां तक बिजनेस ऐड करने का किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो, तो बच्चों मुझे बताओ। ये 2-3 आइटम्स है, लिंक करना, अटैचमेंट और बैंक अकाउंट, इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करवा दूंगा और थोड़ा सा आगे भी हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर बिजनेस ऐड करने तक किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछें, फिर हम क्लास एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट करते हैं कि हम इसको यूट्यूब पे कर रहे हैं या जिधर भी कर रहे हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। कोई सवाल किसी का, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज पूछें बच्चों। ये बिजनेस ऐड करना दोबारा बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। बिजनेस का एड्रेस, सॉरी, बिजनेस का एड्रेस ऐड कर। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिंक बिजनेस एड्रेस, बिजनेस ऐड कर लिया, तो यहाँ पर आ रहा है लिंक बिजनेस एड्रेस। यहाँ प्लस की ऑप्शन पे, नीचे वाले प्लस की, मैं इधर ऐड क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा अभी, क्योंकि बिजनेस एडिड है ऑलरेडी, तो इसके लिए मैं ऐड अनदर प्रॉपर्टी भी कर सकता हूँ कि जिस बिजनेस पे मैंने जिस जगह पे मैंने कारोबार करना है, तो वो जगह पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया। ओके, मैसेज कॉपी। तो मैं बस पूरा कर लेता हूँ। इस पे जो मैंने अभी ऐड किया, इस पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो अब मेरे जो बिजनेस है उस पे दो दो आ रही हैं चीजें कि इस जगह पर भी कारोबार कर रहा हूँ, इस जगह पर भी कारोबार कर रहा हूँ। तो मैं जितनी जगह पे ऐड करना चाहता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब मैं इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, हर जगह का मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ कि यहाँ यहाँ मेरे बिजनेस चल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं एड्रेस ऐड भी कर सकता हूँ, एड्रेस डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात। ये बाई लॉ हमारा जो बिजनेस एड्रेस होगा वो रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर हो सकता है? बाय लॉ, अगर मैं कानूनी तौर पे बात करूं तो बिजनेस के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी होना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की हद तक मैं घर बैठे भी तो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मुझे बाय लॉ ये पाबंदी नहीं है कि मैं बिजनेस के लिए, इस तरह के बिजनेस के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी यूज कर सकता हूं और कमर्शियल भी यूज कर सकता हूं। तो कानूनी तौर पे इस तरह की कवाहत नहीं हुआ करती। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो मुझे रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर से एनओसी लेके उस एरिया में कारोबार करना है जहां पर वो बिजनेस एरिया होगा तो ही। अदरवाइज मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी को सील कर सकता है डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू वाले, टैक्स वाले नहीं, दूसरे वाले। तो ये उनकी पाबंदी होती है, तो उसको हमने लोकल लॉज ऑफ द लैंड को देख के चलना है। अकीसा बच्चे, ओके। बिजनेस बिजनेस शो करना जरूरी नहीं है। अगर आपने ऐड करना है कर लो, नहीं करना ना करो। आपने अगर बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ना करो। मैंने तो पहले फॉर्म फॉर्म 181 जो फाइल किया, मैंने बताया कि बस दैट इज इनफ। लेकिन अगर आपने एड्रेस चेंज करना है, अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, अगर आपने ईमेल चेंज करनी है, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस भी शुरू कर दिया है तो वो इधर से ऐड होगा। ये मैं बता रहा हूं बच्चे। सर, बिजनेस जो नॉर्मल रिटर्न में एंट्री करते हैं वो डिफरेंट है या सेम है? बच्चे, जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, रिटर्न रिटर्न के जब मैं कराने लगूंगा तो जो बिजनेस होगा, आप उसका कोई ताल्लुक नहीं इस फॉर्म के साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एफबीआर है। अगर आपने ये बिजनेस ऐड कर लिया, इससे कोई इनकम नहीं की, कोई काम नहीं किया, और आप सैलरी पे रहते, तो सैलरी रिटर्न फाइल करो, बिजनेस की रिटर्न ही नहीं होगी वो। तो वो किस तरीके से होगी, इंशाल्लाह अगली क्लासों में जरूर डिस्कस होगा, परेशान ना हो इस पॉइंट पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। अगर अगर बिजनेस को रजिस्टर कर लिया लेकिन उससे कोई काम नहीं कर रहा है, 1 साल गुजरने के बाद बंदा कहता है कि मैं इसे डिलीट कर दूं, तो कर सकता हूँ या एफबीआर करवाना पड़ेगा वो? बच्चे, ऐड करना आपके इख्तियार में है, डिलीट करना आपके इख्तियार में नहीं है। बिजनेस ऐड कर लिया, वो जी जो सर। डिलीट होगा वो एफबीआर ही कर सकता है। एफबीआर प्रॉपर स्क्रूटनी करेगा, ऑडिट करेगा आपका,
और फिर वो कोई डिलीट करेगा, अदरवाइज एफबीआर भी डिलीट नहीं करता। अच्छा, वो रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी वैसे? जी बच्चे, नोटिस फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हो, फिर वो आपका बिजनेस को रिमूव करते हैं। ये सर ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम? ये ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर ऑडिट होगा, फिर आप ठीक है। उसका जवाब देते रहोगे, लेकिन बेहतर ये होता है कि प्रोसीडिंग्स के अंदर आपका एफबीआर जाना बहुत बेहतर हुआ करता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। एनीवन एल्स बच्चों? चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप सबसे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज पंगी भाई।